नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है वो है जनरल साइंस की, जिसकी आज ये 14th क्लास है। इसमें हम आज पढ़ेंगे प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में कि देखिए प्लांट्स हार्मोन्स होते क्या हैं। सबसे पहली बात तो देखिए क्या होता है प्लांट हार्मोन्स के बारे में हमको इस लेक्चर में देखना है। अब प्लांट के अंदर कुछ मूवमेंट होती है। अब यहाँ पर इस तरीके की देखिए मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक चल सकता है। जैसे जंतु क्या होता है, जैसे अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसान एक जगह से दूसरी जगह तक चल सकता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा तो यहाँ पर नहीं होता। प्लांट के अंदर मूवमेंट मतलब किस तरीके से आप इसकी मूवमेंट को समझोगे, हम इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपने किसी प्लांट को देखा, आपने क्या करा, किसी प्लांट को देखा और फिर कुछ दिनों बाद आप उस प्लांट को आके देखोगे तो आप क्या पाओगे कि उसके अंदर नई नई ब्रांचेस आ गए। जो फूल पहले उस प्लांट के अंदर नहीं खिले हुए थे वो फूल आ गए। फिर जो फल थे, अगर आपने देखे होंगे कि फल जो स्टार्टिंग में जैसे हम 2 दिन पहले फल को देखते हैं तो कच्चे लगते हैं, लेकिन 2-4 दिन बाद तो क्या हो जाते हैं, फल पक के नीचे गिर जाते हैं। तो ये सारी जो गतिविधियां होती है, सारे इस प्रकार के जो मूवमेंट होते हैं वो सारे के सारे किन वजह से होते हैं, तो प्लांट्स के अंदर भी कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं, उन हार्मोन्स की वजह से होते हैं। तो आज के इस लेक्चर सीरीज के हम 14th क्लास में पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे और पादप हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, बेसिकली कहाँ किसका क्या रोल होता है, क्या भूमिका निभाते हैं, इन सब के बारे में आज के इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना कोई समय गवाए हम आरंभ करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहली बात अगर हम बात कर लेते हैं प्लांट हार्मोन्स के बारे में। अगर हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं तो प्लांट हार्मोन को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या प्लांट हार्मोन को कितने होते हैं प्लांट हार्मोन। तो हम पादप हार्मोन्स, तो प्लांट हार्मोन कुल मिला के 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्लांट हार्मोन्स हमको पढ़ना है ऑक्सीन हार्मोन, ठीक है। दूसरा प्लांट हार्मोन्स हमको पढ़ना है जिब्रेलिन हार्मोन। तीसरा प्लांट हार्मोन हम लोगों को पढ़ना है साइटोकाइनिन हार्मोन, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन और साइटोकाइनिन हार्मोन, ये तीनों के तीनों ही क्या करते हैं, तो ये तीनों के तीनों ही हार्मोन्स कैसे होते हैं, तो इन्हें वृद्धिवर्धक हार्मोन कहा जाता है। वृद्धिवर्धक हार्मोन का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये सारे के सारे ये जो तीनों हार्मोन्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये जो 3 ग्रीन कलर में यहाँ पर आप लोगों को दिख रहे हैं, इन्हें हम वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। अब वृद्धि हार्मोन का मतलब आप लोगों को समझ में ही आ रहा होगा कि ये सारे के सारे मिलकर क्या करेंगे, पौधों की वृद्धि कहीं ना कहीं किसी पार्ट को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जबकि 2 हार्मोन अगर हम इसको बोल सकते हैं एब्सिसिलिक अम्ल और उसके बाद एथिलीन। अब एथिलीन एकमात्र जो पौधों के अंदर पाया जाने वाला ये गैसीय हार्मोन है, ठीक है, गैसीय प्रकृति का पाया जाता है जो हार्मोन। और दूसरा एब्सिसिक अम्ल होता है ये। अब ये एब्सिसिक अम्ल क्या काम करता है, तो ये दोनों के दोनों ही क्या करते हैं, वृद्धि रोधी हार्मोन हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, वृद्धि के जस्ट अपोजिट उस वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं। तो हमें इन सारे हार्मोन्स के बारे में एक एक करके डिटेलिंग में पढ़ना है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पहले हार्मोन ऑक्सीन के साथ। अब ऑक्सीन के बारे में अगर हम देखें तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीन एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। अब देखिए दुर्बल का मतलब यहाँ पर क्या है कि बहुत ज्यादा दुर्बल कार्बनिक अम्ल का मतलब देखिए एक चीज तो क्या लिखा हुआ है, एसिड लिखा हुआ है, अम्ल है, इसका मतलब क्या होता है कि ये बहुत ही वीक एसिड है। इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 के करीब, 7 के थोड़ी ही नीचे होती है, मतलब ये एक प्रकार का दुर्बल अम्ल होता है। ऑक्सीन की सबसे अधिक मात्रा पौधों की वर्धी सिरों पर पाई जाती है। अब वर्धी सिरे यहाँ पर आप लोगों को समझने वाली बात है, तो वर्धी सिराएं कहाँ पर होती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे ये एक प्लांट है, तो ये प्लांट अगर यहाँ से ग्रोथ कर रहा है तो इस ग्रोथ के ये जो इपिकल पोर्शन, ये टॉप पोर्शन होता है, इसको वर्धी सिरे कहा जाता है। तो ये हम लोगों को कलिकाओं पर देखने को मिलेंगे, पत्तियों के टिप पर देखने को मिलेंगे, जड़ों के शीर्ष भाग में भी हमें ये देखने को मिलते हैं। यहीं पर इनका संश्लेषण होता है, मतलब क्या होता है, इन्हीं पर क्या होता है, यहीं पर ये हार्मोन्स बनते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हार्मोन कहीं पर और बन रहे हैं, जैसे जंतुओं के अंदर हार्मोन्स ग्रंथियों के अंदर बनते हैं और निष्कासित होते हैं और प्रभाव उसी अंग पर या किसी दूसरे अंग पर प्रभाव डाल सकते हैं। परंतु इनमें क्या होगा, पेड़ पौधों के अंदर क्या होगा कि पेड़ पौधों के अंदर जैसे ये एक पेड़ है, अब ये पेड़ उगा है तो इसके ये जो इपिकल, ये टॉप पोर्शन यहाँ पर दिखा होगा, तो यहीं पर ये ऑक्सीन हार्मोन बनता है, यहीं पर संश्लेषित होता है।
अब इस हार्मोन के कारण पौधों में वृद्धि होती है, इसलिए इन्हें वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों को याद रखना है कि पौधों के वृद्धि हार्मोन किसे कहा जाता है, तो ऑक्सिन को पौधों का वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। अब इस हार्मोन की खोज जो थी वो किसने की थी, 1880 में डार्विन ने की थी। और यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि इसके कारण कोशिका का विभाजन नहीं होता। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सिन की वजह से कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि एक कोशिका यहाँ पर दो कोशिकाओं में कभी नहीं बदलेगी, कोशिका विभाजन नहीं होगा। तो भैया फिर इसे वृद्धि हार्मोन क्यों कह रहे हैं, तो इसे वृद्धि हार्मोन इस वजह से कह रहे हैं कि जैसे एक कोशिका यहाँ पर है, अब क्या होगा कि इस ऑक्सिन हार्मोन्स की वजह से यही कोशिका की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। सेल इसमें इलोंगेट हो जाती है, कोशिका में वृद्धि हो जाती है। ओके, तो ये कोशिका विभाजन में कोई मदद नहीं करता है, परंतु कोशिका की वृद्धि को करता है। चलिए कहां पर पाए जाएंगे, तो ये क्या होगा, जैसे एक छोटा पौधा आता है तो इसके टॉप मोस्ट पे हमको ये हार्मोन्स देखने को मिलेंगे। और इन्हीं की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि अब यहाँ पर एक कोशिका है, वही कोशिका क्या हो जाती है, इस तरीके से लंबी लंबी बड़ी बड़ी हो जाती है। मतलब जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं वो आगे बड़ी बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से ये पौधों के अपर मोस्ट पार्ट में क्या होता है, वृद्धि होने लग जाती है, वो बढ़ने लग जाते हैं। अब यहाँ पर इसी चीज को एक और तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को एक और बात यहाँ से इन्हीं हार्मोन से समझ में आएगी हम लोगों को। और वो क्या समझ में आएगी, यहाँ से इस हार्मोन की वजह से एक विशेष बात हम लोगों को ये समझ में आएगी कि किस तरह से एक जो पौधा होता है वो प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है। अब देखिए इसे मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम बना देते हैं सन, ठीक है, सनलाइट यहाँ से आ रही है। अब सनलाइट अगर यहाँ से आ रही है और क्या है कि एक जो पौधा है वो यहाँ पर हम मान लेते कुछ इस तरह से। अब ये पौधा जब यहाँ से उगता है तो इस तरीके से उग गया। अब सन जो है इस तरफ है, यहाँ से इसको क्या हो रहा है कि सूर्य की धूप ज्यादातर यहीं से मिलती है इसे। तो अब क्या होगा, ये जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, ये ऑक्सिन हार्मोन दूसरे सिरे पर चले जाएगा। देखिए स्टार्टिंग में तो पूरे इस टॉप मोस्ट सिरे पर सभी दूर ऑक्सिन हार्मोन था, लेकिन क्या होगा जैसे सनलाइट आएगी तो इस सनलाइट के आने की वजह से क्या होगा कि ऑक्सिन हार्मोन इसके बैक साइड सरफेस पे चले जाएगा, यहां पर। समझ पा रहे हो? अब जैसे ही तो ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या है, कोशिका की वृद्धि करना। तो यहां पर आप समझ पा रहे हो कि ऑक्सिन हार्मोन की वजह से इसके पीछे वाली कोशिकाओं की वृद्धि होगी और इधर वाली कोशिकाएं छोटी रह जाएंगी, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इस तरफ मुड़ जाएगा। तो यही ऑक्सिन हार्मोन की वजह से क्या होता है, जो पौधे होते हैं वो प्रकाश की ओर वृद्धि करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा डायग्राम, यहाँ पर मैं यहाँ पर सन बना देता हूँ फिर से इसे समझाने के लिए, थोड़ा सा डायग्राम और अच्छी तरीके से देखिए। अगर सन यहाँ पर है, ठीक है, मतलब सन अगर एकदम बीच में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा टॉप मोस्ट पोर्शन पे होता है। लेकिन क्या होता है कि हमेशा ये हार्मोन उस सिरे पर ज्यादा पाए जाते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश कम पहुंचता है। तो देखिए सूर्य अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर प्रकाश क्या हो रहा है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश इस हिस्से पर ज्यादा मिलेगा, जबकि इस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश कैसा देखने को मिलेगा, कम। तो ऑक्सिन हार्मोन यहाँ पर ज्यादा संश्लेषित होगा, ज्यादा बनेगा या ज्यादा एकत्रित हो जाएगा। और इस हार्मोन की वजह से इन कोशिकाओं में के अंदर क्या होगा, इलोंगेशन, कोशिकाओं की वृद्धि होगी। और कोशिकाओं की वृद्धि होगी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये वाला हिस्सा ज्यादा लंबा हो जाएगा, ये वाला उसके कंपैरिजन में छोटा रह जाएगा, तो चीजें इस तरफ मुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से पौधा क्या होता है, सूर्य प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। तो ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आप लोगों को याद रखना है कि सूर्य की ओर वृद्धि या सूर्य की तरफ वृद्धि करवाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है, तो वो ऑक्सिन हार्मोन होता है। ये पौधे को सूर्य की ओर वृद्धि करने में मदद करता है। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आएगी। और ये हमेशा सूर्य से दूसरी तरफ या सूर्य से दूसरी ओर या सूर्य से डायरेक्ट संपर्क के विपरीत सरफेस पे हमेशा ये मोस्टली डेवलप्ड होता है। ठीक है, चलिए ऑक्सिन के कुछ कार्य हम देख लेते हैं। तो इसके कार्य क्या क्या है। सबसे पहला कार्य क्या है कि इसके कारण पौधों के शीर्ष, मतलब इनके कारण पौधों में शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है। शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा यहां पर समझिएगा कि शीर्ष अगर सूर्य से इस तरफ मुड़ गया तो क्या होगा कि ये अब हमेशा ही इस तरफ मुड़ गया। अब इस तरफ मुड़ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां से यहां तक ये शीर्ष अब फिक्स हो गया। अब सूर्य वापस अगर इधर आ गया तो ये फिर से इधर मुड़ जाएगा।
इसका मतलब क्या होता है कि इन्हीं की वजह से शीर्ष की प्रमुखता रहती है। शीर्ष जिस तरफ जहां पर जिस तरह से मुड़ेगा वो पौधा हमेशा के लिए वहां पर वैसा ही बन जाएगा, इसलिए इसकी प्रमुखता होती है। और ये पार्श्वीय कक्षीय कलिकाओं में वृद्धि रुक जाती है। अब पार्श्वीय कक्षीय कलिकाओं का मतलब समझ में आ ही रहा होगा कि जो एकदम सामने वाली कोशिका है उनके अंदर इनसे वृद्धि रुक जाती है। यह पत्तियों के विगलन को रोकता है, मतलब पत्तियों को टूटने से रोकता है। जब यहाँ पर इस तरीके से आप लोग पत्ती देख पा रहे हो तो पत्ती क्या है कि बड़े आसानी से गिर नहीं जाए, इसको टूटने से भी रोकता है। यह खरपतवार को नष्ट करता है। अब खरपतवार को नष्ट करने का मतलब यहाँ पर समझिएगा, जैसे ये एक पौधा है, ठीक है। अब ये पौधे क्या होते हैं, तो इनके नीचे से जड़ होगी। अब जैसे यहाँ पर जड़ होगी तो इस जड़ के एपिकल पोर्शन पे, इस टॉप मोस्ट इस वाले पोर्शन पर भी ऑक्सिन हार्मोन पाया जाएगा। अब देखिए क्या होता है, खरपतवार का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ घासें उगी है पेड़ के आसपास, यहाँ पर कुछ घासें उगी है, तो ये जड़ का ये ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, इन जड़ों को यहाँ पर मारने का काम करता है, जिससे क्या होगा कि इस पौधे के आसपास क्या होगा, घासें नहीं उगती है या उनको उगने से रोकता है। तो ये खरपतवार को भी क्या करता है, नष्ट करता है। इसीलिए आजकल इस ऑक्सिन हार्मोन का बहुत ज्यादा यूज कहाँ पर किया जा रहा है, चारामार दवाइयों के अंदर किया जा रहा है। अब इस हार्मोन के कारण पौधे सूर्य प्रकाश की ओर मुड़ जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर पूरी प्रक्रिया मैंने बताई किस तरह से होता है। यह फलों को गिरने से भी रोकता है। इसका मतलब क्या है कि कोई फल अगर लग गया है तो उसे बहुत जल्दी से गिरने से रोकता है। चलिए अब अगले हार्मोन जिब्रेलिन की तरफ हम बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को ऑक्सिन हार्मोन के कार्यविधि समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट हार्मोन है हमारे पास जिब्रेलिन हार्मोन। चलिए तो जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में देख लेते हैं। तो जिब्रेलिन दुर्बल कार्बनिक अम्ल है, बिल्कुल वैसा का वैसे ही। यह सभी हरे पौधों में पाया जाता है, ठीक है। ये तने के शीर्ष, ठीक है, तने के शीर्ष पर पाया जाएगा, नई पत्तियों में पाया जाएगा, बीजों में बनते हैं। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 में की थी। अब याद रखने वाली बात यह है कि इसके कारण कोशिका विभाजन नहीं होता बल्कि कोशिका में वृद्धि होती है। तो याद रखिएगा ऑक्सिन हार्मोन भी किसी प्रकार की कोशिका के मतलब कोशिका विभाजन में कोई मदद नहीं करता है, और साथ ही साथ जिब्रेलिन भी कोई कोशिका विभाजन में मदद नहीं करता है। ये क्या काम करते हैं, तो ये पौधों के शीर्षों में पाए जाते हैं मुख्यतः, और वहीं पर उन्हें वृद्धि करवाने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा का मतलब यहाँ पर अब देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर छोटी सी अच्छा सा फैक्ट आप लोगों को बताता हूँ ताकि चीजें आप लोगों को जिब्रेलिन के बारे में याद रहे। क्या था कि जापान में जब धान की खेती होती थी, तो जापान में जो धान की खेती होती थी तो धान की जो फसल उगती थी, मान लेते हैं उसकी जो मैक्सिमम लेंथ थी वो इतनी होना थी। अब लेकिन क्या होने लगा कि वहां पर अक्सर ये चीजें देखी जाने लगी कि जो धान की फसल है वो जरूरत से ज्यादा लंबी हो जाती है। अब जैसे ही जरूरत से ज्यादा लंबी हो जाती थी तो जिसकी वजह से वो बीच में से क्या हो जाती थी, बड़ी मतलब हम बोल सकते हैं ढीली या हम वीक हो जाती थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा ही अगर हवा का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता था तो जिसकी वजह से ये आसानी से टूट जाती थी। और जो धान होता था वो पानी में डूब जाता था, जिससे काफी बड़ी हिस्से की धान की फसल क्या हो जाती थी, खराब हो रही थी, और ये कंटिन्यूअसली चलते जा रहा था। तब क्या हुआ कि जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने ये देखा कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जो पौधों की पहले लेंथ थी वो आजकल लेंथ क्यों बढ़ रही है। तब उन्होंने देखा कि ये जो है पौधों की लंबाई में जो वृद्धि हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, तो वो हो रही है फंगस की वजह से। अब ये फंगस इनके पौधों के अंदर जाके करता क्या है, तो पौधा ये जो फंगस होता है इस पौधों के अंदर जाकर किसकी क्वांटिटी को, जिब्रेलिन को बढ़ा देता था। यानी एक पदार्थ, एक कार्बनिक अम्ल, और उस कार्बनिक अम्ल का नाम उन्होंने क्या रखा, जिब्रेलिन। अब यहाँ पर जिब्रेलिन को आप इस तरीके से समझिएगा, जबरन का मतलब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि कोई चीजें अपनी इच्छा से हम नहीं चाहते फिर भी जबरदस्ती हो रही है, तो बस उसी के आधार पर आप इसे याद रखिएगा कि जिब्रेलिन, ठीक है। अब क्या होता था, जैसे ये यहाँ पर तो फंगस जिब्रेलिन की क्वांटिटी को बढ़ा देता था, जिसकी वजह से ये पौधे में अनचाही वृद्धि होती थी, मतलब जितनी आवश्यकता नहीं है उससे ज्यादा इसके अंदर वृद्धि होती थी, जिसकी वजह से वो वीक हो जाता था, टूट जाता था आसानी से, ठीक है। और इसी दुर्बल कार्बनिक अम्ल के बारे में पता लगाया और उसका नाम रखा जिब्रेलिन। वो किसने रखा था, तो जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने इसका नाम रखा था।
आई होप चीजें आप लोगों को याद रहेगी, अच्छी तरीके से समझ में भी आएगी। चलिए इनके कार्यों को देख लेते हैं। अब इनके कार्य क्या है कि यह बोने पौधे को लंबा कर देता है। इसका मतलब क्या है, देखिए छोटा पौधा होता है तो अगर जिब्रेलिन की क्वांटिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है, जिसकी वजह से ये पौधे क्या हो जाएंगे, वृद्धि हो जाती है इनके अंदर, ये बढ़ जाते हैं। ठीक है, यह बीजों की प्रसुप्ति को भंग करके उन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। अब प्रसुप्ति का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रसुप्ति का मतलब क्या है कि जैसे देखिए आपने क्या हुआ कि जो अक्सर अपने घर में बीजों को इकट्ठा करते हैं हम लोग, जैसे गेहूं, तो गेहूं को हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो गेहूं जब सूखी हुई कंडीशन में रहता है तो क्या होता है, वो उगता नहीं है, तब तक की उस स्थिति को क्या कहा जाता है, प्रसुप्ति कहा जाता है। अब जैसे ही क्या होता है कि उस गेहूं के पौधे को जैसे ही थोड़ी सी मॉइस्चर, थोड़ा सा नमी मिलती है, थोड़ा सा पानी की मात्रा मिलती है, तो जैसे ही इस पानी की मात्रा, इस गेहूं के पौधे को अगर क्या होगा, पानी की मात्रा मिलती है, तो तुरंत जिब्रेलिन एक्टिवेट होता है और इसके प्रसुप्ति को भंग करके इन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित कर देता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए इससे तीसरा एक हमने इसका बहुत फायदा भी उठाया है, हमने इसे आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से इसे हमने लेबोरेटरी में इस जिब्रेलिन हार्मोन को बना लिया। अब देखिए ये जिब्रेलिन हार्मोन सीधी सी बात है जबरदस्ती की वृद्धि करता है। अब जबरदस्ती की वृद्धि करता है तो इसी की वजह से क्या किया जाता है, आजकल इस हार्मोन्स का क्या होता है, फसलों के ऊपर या फसलों के ऊपर ना बोल के मैं सीधे से अगर फलों की बात करूं तो फलों के ऊपर इनका छिड़काव किया जाता है। जैसे कि अगर क्या है कि मेरे पास, जैसे आपने आजकल देखे होंगे कि कद्दू बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, जैसे पहले जो नॉर्मल कद्दू इस टाइप का होता था, तो इसके ऊपर जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया जाता है। तो इस जिब्रेलिन के छिड़काव की वजह से क्या होता है कि इनकी कोशिकाओं के अंदर ग्रोथ होती है, और कोशिकाओं के अंदर अगर ग्रोथ होती है तो यही कद्दू क्या होता है, शेप में बड़ा हो जाएगा, और ज्यादा बड़ा इसका मतलब ज्यादा मुनाफा। तो आजकल इस तरीके की क्रियाविधि उपयोग की जा रही है। तो देखिए ये बीजों की प्रसुप्ति वाले जो चीज बताइए, और ये है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर सबसे पहले चीज को रफ करता हूँ ताकि ये अंगूर वाला जो हिस्सा है वो आप लोगों को थोड़ा सा समझा पाऊँ। चलिए अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि देखिए सबसे पहले अंगूर जो है नॉर्मल तरीके से या प्राकृतिक तरीके से हम देखें तो एक पौधे के अंदर सिर्फ इतने ही साइज का उगता था। अब इतने ही साइज का उगता था तो हम क्या चाहते हैं, इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं ताकि ये ज्यादा अच्छा भी दिखे, ज्यादा सुंदर दिखे, ज्यादा रस से भरा हुआ मिले, और जिसकी वजह से ज्यादा मुनाफा भी होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, इसके ऊपर जिब्रेलिन की क्या कर दी जाती है, छिड़काव कर दिया जाता है। जरूरी नहीं सिर्फ अंगूर के ऊपर, सेब के अंदर, संतरे के अंदर, बहुत सारी चीजों के अंदर इन जिब्रेलिन का छिड़काव किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके अंगूर का जो शेप होता है, जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, जिससे ज्यादा मुनाफा मिलता है। तो आजकल इसका काफी बहुतायत तरीके से इसका उपयोग हो रहा है। आई होप जिब्रेलिन के बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम हमारे तीसरे हार्मोन्स की तरफ बढ़ते हैं जिनका नाम है साइटोकाइनिन। चलिए साइटोकाइनिन के बारे में देखते हैं। तो साइटोकाइनिन, अब यहाँ पर ये हार्मोन ऐसा है, देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों के ही अंदर जो दोनों की ही वजह से कोशिका विभाजन नहीं होता था, जबकि साइटोकाइनिन की वजह से अब क्या देखने को मिलेगा, अब आपको साइटोकाइनिन की वजह से कोशिका विभाजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह हार्मोन मुख्यतः पौधों की नई कोशिका के उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। अब नई कोशिका मतलब कोशिका विभाजन जरूर हो रहा होगा, अतः इसी हार्मोन के कारण नई पत्तियां, नए फूल, नई शाखाएं बनती है। इसकी खोज मिलर ने सन 1955 में की थी, परंतु इनका नामांकरण किया था वो लिथाम ने किया था। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हुई। कहाँ हिस्सा, जहां पर भी आपको पौधे के अंदर नई चीजें बनती हुई दिखती है, इसका मतलब वो साइटोकाइनिन की वजह से बन रही है। अब यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन के साथ मिलकर काम करता है, अकेले नहीं काम करता है, ऑक्सिन के साथ। सबसे पहले साइटोकाइनिन की वजह से कोशिका विभाजन होता है, ऑक्सिन इनको बड़ा कर देता है। ठीक है, यह ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। यह एक वृद्धि हार्मोन है, तो याद रखिएगा साइटोकाइनिन भी एक वृद्धि हार्मोन है। यह आरएनए एवं प्रोटीन बनाने के लिए सहायक होते हैं। तो याद रखिएगा पौधों की कोशिकाओं के अंदर जो आरएनए और प्रोटीन के निर्माण के लिए साइटोकाइनिन हार्मोन बहुत फायदेमंद होता है। और इसी तरीके से क्या होता है, ये बीजों की प्रसुप्ति को भी बढ़ाता है, मतलब बीजों की प्रसुप्ति को भंग करके उन्हें अंकुरित करने के लिए भी प्रेरित करता है। क्यों? क्योंकि नई जड़ उत्पन्न होना है, मतलब साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन मतलब साइटोकाइनिन की जरूरत होगी।
ओके बच्चों, आई थिंक आप लोगों को सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम अगला हार्मोन चलते हैं एब्सिसिक एसिड के ऊपर, ठीक है। तो इस एब्सिसिक अम्ल को समझते हैं। तो इनका संश्लेषण पत्तियों, तना, फलों एवं बीजों में होता है। तो कहां कहां होगा? पत्तियों में होगा, तने के अंदर होगा, फलों के अंदर होगा और बीजों में होता है, ठीक है। और हरित लवक भी इसका संश्लेषण करते हैं, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उस क्लोरोप्लास्ट में भी इनका संश्लेषण होता है। अब इनके कार्य हम समझते हैं ताकि चीजें और अच्छी तरीके से क्लियर हो। अब ये बातें याद रखिएगा कि इस हार्मोन की खोज पहले किसने करी थी? तो 1961 से 1965 के बीच में कार्स ने की थी। कार्स एवं एडी कोड ने की थी, बाद में वेरिंग ने की थी। मतलब दो लोगों ने अलग अलग समय पर इसी एक हार्मोन को खोजा। अगर ये देखिए, ये फैक्ट अगर आप लोगों को नहीं भी याद रहे तो बहुत ज्यादा नहीं ही ये आप लोगों को, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि पादप हार्मोन में किस हार्मोन की खोज किसने करी थी, ठीक है। अब यह एक वृद्धि रोधक हार्मोन है, ये बात आप लोगों को स्पेशली याद रखना है। अभी तक के जो 3 हार्मोन देखे थे वो सारे के सारे हार्मोन कहीं ना कहीं वृद्धि को बढ़ा रहे थे, पौधों को वृद्धि कराते थे, लेकिन ये हार्मोन पौधों को रोकता है। यह बीजों की सुषुप्ता में बीजों को सुषुप्ता अवस्था में रखता है, ठीक है। मतलब बीजों को अंकुरित होने से रोकता है, याद रखिएगा, अंकुरित होने से रोकता है ये। मतलब कि थोड़ी बहुत नमी हुई जिसकी पता चले, ऐसा थोड़ी होता है कि हमारे घर में जो बीज रखे हुए हैं बाहर थोड़ा सा भी पानी आया, ठीक है, बाहर या बरसात हुई तो उसकी वजह से हवा में नमी आ जाएगी और तुरंत वो जड़ें हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो ये उस बात को निर्धारित करता है कि कितनी नमी होना चाहिए, ठीक है, बीज के अंदर कितनी नमी होना चाहिए। तो ये सुषुप्ता अवस्था को रोके रखता है या बनाए रखता है, ठीक है। इसका मतलब यह बीजों को अंकुरण से रोकता है। यह पत्तियों के विगलन में मुख्य भूमिका निभाता है। इसका मतलब क्या था कि ये पत्तियों को ये पतझड़ का मौसम लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब इस एब्सिसिक एसिड की ही वजह से क्या होता है, पतझड़ का मौसम भी आता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ना कि पतझड़ के मौसम में क्या होता है, जो पेड़ों के पत्ते होते हैं, जो पेड़ों के पत्ते होते हैं वो क्या होता है, तो पेड़ों के पत्ते बड़ी तेजी से, मतलब पूरे पत्ते झड़ा देता है। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है? तो इसके क्या है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग मत दिए जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक या कुछ रिसर्चर्स का कहना ये है कि पौधों के अंदर क्या होता है कि जब क्या होता है, प्रकाश की कमी हो जाती है, ठीक है, अक्सर ठंड के समय पर प्रकाश की कमी हो जाती है, तब पतझड़ का मौसम आता है, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट का मानना यह है कि जब क्या होता है कि जिस तरीके से एक इंसान का जन्म होता है, वो बड़ा होता है फिर मरता है, उसी तरीके से पेड़ के अंदर जब एक पत्ती बनती है तो इसका विकास होता है और इसी के नीचे रहता है स्टोमेटा। अब क्या होता है कि सबकी स्टोमेटा खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। तो खुलता बंद होता है, खुलता बंद होता है, लेकिन समय के साथ कहीं ना कहीं इन स्टोमेटा की क्रियाविधि में व्यवधान आने लग जाता है। इसका मतलब ये धीरे धीरे इनके काम करने की जो विधि होती है वो निष्क्रिय होने लग जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि ये पत्ते अब उतने अच्छी तरीके से काम नहीं करती है जितनी शुरुआत में ये करती थी। इसीलिए क्या होता है, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, यहाँ पर इस हिस्से से में पैदा होता है, संश्लेषित होता है, और जिसकी वजह से ये बड़े आसानी से वहां से टूट के पत्ती पेड़ से अलग हो जाती है। तो इस तरीके से ये पत्तियों को तोड़ने में भी हेल्प करता है, ठीक है। यह पुष्पन में बाधक होता है, मतलब पुष्प को बनने से भी रोकता है। तो याद रखिएगा ये हार्मोन जो है ये हमेशा वृद्धि रोधक हार्मोन की तरह कार्य करता है। अब लास्ट हार्मोन है 5th हार्मोन, एथिलीन हार्मोन। अब याद रखिएगा कि ये पौधों में पाया जाने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि पौधों में या पौधों के विभिन्न भागों में उत्पन्न होने वाले गैसीय हार्मोन का नाम क्या है, तो वो है एथिलीन, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही चुका हूं कि यह एकमात्र गैसीय प्रकृति का वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में प्रचुरता के साथ एथिलीन का संश्लेषण को प्रेरित करता है, ठीक है। इसका मतलब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा बनता है तो वो एथिलीन के संश्लेषण को भी प्रेरित करता है। चलिए, इसके कार्य, यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, ठीक है। देखिए 3 बार मैं एक बार पहले बता चुका हूं, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आप लोगों को। हार्मोन में, ठीक है, हार्मोन के रूप में इसे बर्ग ने
1962 में प्रमाणित किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया एथिलीन जो है वो जो कि एक गैस होती है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या इसको हम बोले तो C2H2, ये होती है एथिलीन। ठीक है, अब ये जो एथिलीन गैस होती है तो इसका मतलब ये इस गैस को हार्मोन के रूप में सबसे पहली बार पौधों के अंदर किसने प्रमाणित किया था, तो 1962 बर्ग में प्रमाणित किया था। यह फलों को पकाने में सहायता करता है। अब फलों को पकाने में किस तरीके से, जैसे कि आप लोगों ने ये बनाना का हमने लिया, ये स्टार्टिंग में हरे होते हैं, लेकिन क्या होता है जैसे इनका विकास पूरी हो जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, इसके इस भाग में यही एथिलीन गैस बनने लगती है और ये एथिलीन गैस इस छिलके के थ्रू पूरे फल के अंदर फैलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फल होता है वो पक जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आजकल कृत्रिम रूप से इस एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। ठीक है, और हालांकि ये प्राकृतिक तरीके से पौधों के अंदर बनता है, लेकिन आजकल कृत्रिम तरीके से फलों को गोडाउन वगैरह में पका लिया जाता है। ठीक है, अब आगे करते हैं। यह मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। ओके, अब यह पत्तियों, पुष्पों, फलों के विगलन को प्रेरित करता है। जब भी देखो विगलन का मतलब टूटने को प्रेरित करता है, पत्तियों के टूटने को, फूलों के टूटने को, फलों के पक के टूट जाने को भी ये प्रेरित करता है। कच्चे फल आसानी से नहीं टूटते, लेकिन वो पकते हैं तब अपने आप गिर जाते हैं। ठीक है, तो उसका कारण होता है एथिलीन। और ये एथिलीन क्या होता है कि उनके जो कनेक्शन होता है पौधे से, जो कनेक्शन वाला भाग होता है, इसे वीक कर देता है, जिसकी वजह से आसानी से पौधे से फल अलग हो जाता है। आई होप सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने प्लांट हार्मोन्स के बारे में देखा। ठीक है, तो इस सारे लेक्चर में हमने प्लांट हार्मोन को अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया। आई होप चीजें आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। जो भी आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप कमेंट सेशन में बिल्कुल डाउट दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्जाम कौशल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज यार उसे लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो यूट्यूब पे डाला जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।